अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें हम लाहौर के इलाके कान्हा की बात करेंगे, जहां पे एक छत गिरी और सिर्फ वो एक छत नहीं थी, एक घर नहीं था, बल्कि 14 मासूम ख्वाब थे जो मलबे तले दफन हो गए। 14 नन्ही जिंदगियां, 14 ख़ानदान और 14 ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक किसी हुकूमत, किसी निज़ाम और किसी ज़िम्मेदार के पास नहीं है। आखिर कब तक हम हर सानह को अल्लाह की मर्ज़ी कहकर अपनी ज़िम्मेदारियों से नज़रें चुराएंगे? अल्लाह ने तो अकल भी दी है, कानून भी दिया है, एहतियात भी सिखाई है, फिर आखिर ये लापरवाही किसकी थी? ये एक अहम सवाल है। नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है। कभी छत गिर जाती है, कभी किसी प्लाजा या फैक्ट्री में आग लग जाती है, कभी कश्ती डूब जाती है, कभी बोसीदा बस खाई में जा गिरती है, कभी गुर्बत से तंग बाप अपने बच्चे का कफन खरीदने से भी कासिर होता है, और कभी एक खानदान सिर्फ रास्ता भटकने की सजा अपनी जान देकर चुकाता है। हर चंद दिन बाद एक नया सानेहा, एक नया मातम, एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मगर निज़ाम वही पुराना, बेहिस और खामोश रहता है। सोचने की बात यह है कि आखिर गरीब ही हर इम्तिहान में क्यों मरता है? क्यों इसके बच्चों के हिस्से में गैर महफूज इमारतें आती हैं? क्यों इसके लिए तालीम भी खतरा बन जाती है और रोज़गार भी? क्यों वो हर रोज़ ज़िंदगी को सहारा देने के लिए ऐसे जुगाड़ करता है जो एक दिन मौत का सबब बन जाते हैं? हकीकत ये है कि गुर्बत सिर्फ जेब खाली नहीं करती, ये इंसान के पास मौजूद तमाम महफूज रास्ते भी बंद कर देती है। जब आमदनी कम हो, तामीर महंगी हो, कानून कमज़ोर हो और निगरानी ना होने के बराबर हो, लोग मजबूरी में वो फैसले करते हैं जिनकी कीमत कभी खुद और कभी उनके बच्चे अपनी जान देकर अदा करते हैं। हर हादसे के बाद इमदादी चेक बांटे जाते हैं, ऐलानात किए जाते हैं, तहकीकात के अहकाम जारी होते हैं, कमेटियां बनती हैं, जिम्मेदारों के तयन का वादा किया जाता है, मगर क्या चंद लाख रुपए एक माँ की गोद वापस ला सकते हैं? क्या कोई माली इमदाद किसी बाप के कंधे से अपने बच्चे का जनाजा उठाने का दर्द कम कर सकती है? क्या हर सानहे के बाद सिर्फ मुआवजा ही रियासत की जिम्मेदारी रह गया है? क्या और कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है। शौकत पराजा साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब मौजूद हैं और हमारे रिपोर्टर शराज निसार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैं शराज निसार आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने इस पूरे वाक़े को, इस हादसे को, इस सानहे को कवर किया है। पूरी कौम आज गमज़दा है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ज़रा हमें ओवरव्यू दीजिएगा इस हादसे के हवाले से, फिर ये भी बताइएगा कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची, FIR किसने कराई, किसके खिलाफ कराई, FIR में क्या दिफा दर्ज है, ज़रा हमें प्लीज़ ओवरव्यू दीजिएगा। जवेरिया, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने बहुत ही कमाल का इंट्रो दिया और वो सारी बातें आपकी सच है। देखिए, जो FIR दर्ज की गई है इस सानिया के बारे में, जो 14 बच्चों को आज दफन किया गया है, उसमें जो 2 दफात लगाई गई हैं, 322 और 337H। अब 322 इत्तफाकी हादसा, ठीक है जी, वो हादसा हो गया। 337H लगाई गई है कि जी किसी को सबब बनना उसके जख्मी होने का। अब इसमें जो एनफोर्समेंट का इंस्पेक्टर है उसको मुद्दई बनाया गया है। 14 बच्चे यहाँ पे जाबक हुए हैं, उनमें से किसी वालिदैन को नहीं बनाया गया। और जिस तरह आप बात करें कि आगे होता क्या है, 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वो जो खातून खुद भी जख्मी है, जिसका ट्यूशन सेंटर था और वो अपने खामन और अपने देवर के साथ गुज़िश्ता 2 साल से ये निजी एकेडमी जो है वो चला रही है। अब 500 रुपया वो फी बच्चे से फीस ले रही है। अगर 36 बच्चे जिस तरह तस्दीक की गई है तो 18,000 रुपया महीना वो उनसे ले रही है। ठीक है। अब उसका जो हस्बैंड है वो फ्रूट फरोश है। तो बनता तो ये है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कहा गया अगर किसी को पढ़ाना आता है तो उसको माफ कर दिया जाएगा, यहाँ पे अगर कोई मास्टर है किसी पसमानदा इलाके में पढ़ाना चाहता है बच्चों को तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे अरबों रुपए का जो फंड बनाया जाता है एजुकेशन के नाम पर, तो इसी तरह के जो पसमानदा इलाके हैं वहां पर सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनकी नेग्लिजेंसी भी बहुत बड़ी है कि नीचे बच्चे बैठे हैं उस घर में और उसी घर की छत पे मजदूरों को बुलवाकर मिट्टी डलवाई जा रही है और वो टाइल्स लगवाई जानी थी। अब तो वो बयान दिया उस खातून ने भी कि जी वो बारिश की वजह से जो पानी गिर रहा था हम उसको ठीक करवा रहे थे। वो कह रही थी कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हम करवा चुके थे, टाइल्स हमने लगवा ली थी पहले ही।
ये और उस खातून के बयान के मुताबिक तो कोई छत पे नहीं था। उसने कहा जी कि हमने तो कोई किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन हम कर ही नहीं रहे। वागा साहब, जो मट्टी वहां पे उस घर में जब टीआर गार्डर जो वहां से बरामद हुए हैं, उनके साथ जो मट्टी है, जिनकी मट्टी के नीचे बच्चे सारे दफन हुए हैं, तो वो 50 मिनट बाद तो रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हैं जी। अब यहाँ भी सवालिया निशान है कि देखें, डॉक्टर नसीर जो रेस्क्यू सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बकायदा एक इदारा बना लिया और वो अब प्राइम मिनिस्टर से और वजीर आला पंजाब से ये मुतालबा करें कि हमें एक हेलीकॉप्टर दे दें और हम बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के इलाकों में उनकी कोई भी पास कोई सेंटर नहीं है, उनको वहां पे पहुंचते हुए 50 मिनट लगे हैं। और जिस तरह वहां पर एक 78 साल का बुजुर्ग अपने पोते को मट्टी से खुद निकाल रहा है, और सबसे अफसोसनाक उसकी बात थी कि मेरा बच्चा मुझे, मेरा पोता ये कहता रहा है कि मुझे बचा लें दादा, अबू मुझे बचा लें, और उस बच्चे ने अपने दादा के हाथ में जान दे दी। तो रेस्क्यू वाले तो बहुत बाद में पहुंचे, पहले मोहल्लादारों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो वहां पर ऑपरेशन ठीक है। यानी शराज सर, बहुत से लूप होल्स हैं। एफआईआर को भी मजीद आपसे समझने की कोशिश करेंगे। वागा साहब, आप क्या समझते हैं कि एफआईआर जिसने करवाई है, क्या एफआईआर उसी को करवानी चाहिए थी? क्या आप देखते हैं आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर जिस तरह से शराज साहब भी कह रहे हैं कि वो खातून जो कि खुद बहुत गुर्बत में रह रही थी, ज़िंदगी बसर कर रही थी, और एक कमरे में उसने एक ट्यूशन सेंटर बनाया हुआ था, बच्चों को बिठाया हुआ था, ठीक है, अगर वो भी कसूरवार नहीं है, यकीनन बच्चे तो कसूरवार नहीं है ना, उनके वालिदैन हैं, उन्होंने भेज दिया ना, उन्होंने देखा कि हम किस जगह भेज रहे हैं, उसकी सिचुएशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो फिर वागा साहब कसूरवार कौन है इसका? कहानी और बात तो बड़ी लंबी और दुख भरी है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर हम हकायक की तरफ जाएं, पहला सवाल तो ये है कि हमारे इस निज़ाम तालीम में जहाँ इतने बड़े बड़े बजट एलोकेट किए जाते हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये सारे सरकारी स्कूलों के बच्चे होंगे, मुझे बताएं इनको ट्यूशन की नंबर 1 तो ज़रूरत ही क्यों पड़ी? दूसरी बात ये है, अगर ये हादसा हो गया है, मान लिया, तो मैं ये एफआईआर पढ़ के हैरान हो गया हूं कि काशिफ असलम, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर टाउन, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने टाउन के अंदर कमज़ोर और बोसीदा इमारतों को लुक आफ्टर करते, उनको चेक करते, उनकी निशानदही करते और उनको बेहतर तरीके से उनको बताते कि जी ये खस्ता हाल या कमज़ोर इमारतें हैं, और वही इसका मुद्दई बन गया। मैं यकीन करें, पूरी ईमानदारी से मैं एक बात आपको कहूं कि इसके मुल्ज़म और हैं। मुझे बताइए, वो जो मकान के मालिक हैं उनके खिलाफ एफआईआर का क्या तुक बनता है? भाई 2-3 लोगों के नाम डाले और एफआईआर कर दी, और इंस्पेक्टर साहब को मुद्दई बना दिया और लोगों के मुंह बंद कर दिए, लोगों को कहा ले जी हमने तो एफआईआर कर दी। और भाई आपने गलत लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। एफआईआर जो असल इसके जिम्मेदारान हैं वो कारपोरेशन के लोग हैं। लाहौर के इर्द गिर्द जितनी आबादियां हैं सारी गैर कानूनी बनी हुई हैं, वो तमाम आबादियां, तमाम घर, ये जो मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के इंस्पेक्टरों और तमाम अफसरान की मिली भगत से बनाई जाती हैं। पहले तो कोई बंदा दिखाए ना जाके कि इसका कोई नक्शा था, ये कब बनी, किसकी इजाजत से बनी, इसको किसने चेक किया, इस घर की स्ट्रेंथ क्या थी। वहां पे भी इंसानों ने रहना है, गरीब इंसान ही नहीं। जी देखिए ना, वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब भी इस तरह का वाकया होता है, एकदम तूफान आ जाता है, वजीर आजम का नोटिस, वजीर आला का नोटिस, जनाब फलाने का नोटिस, गवर्नर साहब का नोटिस। और भाई इस नोटिस से क्या करेंगे? वो बच्चे नोटिस से वापस ले आ जाएंगे। हम हर बड़े वाक़े पे बस नोटिस ले लिया, फलाने नोटिस ले लिया, फलाने नोटिस ले लिया। भाई वाकया होने के बाद नोटिस लेने का क्या फायदा है? आपको जब तक ये सेफ्टी प्रिकॉशंस, इस तरह के वाकयात होने से पहले आप क्यों नहीं करते? ये बच्चों का वाकया होने से पहले ये देखते कि जी वहां कहां इस तरह के ट्यूशन सेंटर बने हुए हैं। हम अच्छा, इस तरह का कोई कानून ही नहीं है, कोई इदारा ही नहीं है। अच्छा, आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि इस वाकये का जो मुकदमा जिसने दर्ज किया, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, तो जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है। उसकी जेडीज क्या है, मैं आपसे जानने की
कोशिश करूंगी। शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं। पराचा साहब, एक अलमनाक सानिहा, पूरी कौम गमज़दा है। ख़ास तौर पे लाहौर की बात करें तो लाहौर की जो फ़िज़ा है वो इतनी सोगवार है। कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो फुटेजेस चल रही हैं, जो माँ बाप की हम दर्द भरी वीडियोज़ देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो दिल इस वक्त भरा हुआ है। लेकिन सवाल वही है, मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि आखिर इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है? आप क्या समझते हैं? अफसोसनाक है और आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया सानिया का, लेकिन यहाँ अजीब सी सूरत हाल है। ट्रेजेडी हो जाती है और उसके बाद फिर तहकीकात होती हैं, फिर सर्वे होता है। जगह जगह हर गली मोहल्ले में इस तरह के सेंटर खुले हुए हैं। लोगों के लिए आसानी होती है, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बेसिक जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे थे। सच्ची बात है, ये विजुअल देखे नहीं जा रहे थे और अभी भी मीडिया कवर कर रहा है। कुछ पेरेंट्स के इंटरव्यू मैं सुन रहा था। एक माँ बेचारी बैठी है, 3 बच्चे उसके, यानी घर से वो कह गए थे कि दाल चावल बना के रखें, हम वापस आ रहे हैं। अब वो कभी नहीं आ सकेंगे। तो इसका तो कम से कम पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। ऐसी छतें, ऐसे जहाँ 30 बच्चे बैठ जाते हैं अंदर और कोई पूछने वाला नहीं होता। यकीनन जो महकमा है उन सबको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी सारी जानें चली गई। हफ्ता 10 दिन हम भी याद करेंगे, वो तहकीकात होंगी, फिर तहकीकात में यही आएगा कि छत कमजोर थी, हम टाइलें लगा रहे थे, जो अभी बयानात आ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है उन नन्ही जानों का जो इस दुनिया से चली गई? कितनी तकलीफ हुई होगी उन बच्चों को जैसे ही छत गिरी उन पे। तो मैं, सही बात है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है मैं बयान कर सकूं अपनी फीलिंग या जो भी कल से ये देखते रहे इस सानिया को। यकीनन ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अच्छा पराचा साहब, सवाल यहाँ पे यही है कि जो गरीब लोग हैं वो कब तक जुगाड़ लगाने पर जो है वो मजबूर होते रहेंगे? क्योंकि अगर खातून टीचर का बयान आप देखें, आपने भी यकीनन देखा होगा कि वो कह रही है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इस घर को रीन्यू कर सकूं, तो मैंने बरसात से पहले छत के ऊपर टाइल्स लगवाई थी, यानी अपनी तरफ से उसने सेफ्टी मेजर्स लिए थे। क्या कहेंगे सर आप? देखिए माली मुश्किलात हैं इस मुल्क में, यकीनन लोगों का गुजारा मुश्किल होता है, लेकिन इस माली मुश्किलात पे जिंदगी कुर्बान नहीं की जा सकती। माली मुश्किलात आपकी हैं, लेकिन आप जब इतने सारे बच्चों को बिठा रहे हैं, क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है? क्या आपकी, देखे ना, बच्चे छत के ऊपर नहीं बैठे हुए थे, रूम में बैठे हुए थे। तो प्राचा साहब इसको कौन चेक करेगा? प्राचा साहब बताइए ना, प्राचा साहब इसको चेक कौन करेगा? उसका जिम्मेदार जहाँ घर वाले हैं वहीं पर जो हमारा निजाम है, स्पेशली जो गवर्नेंस सिस्टम है। अब बयानात भी आ रहे हैं, साने की मदम्मत भी की जा रही है, हमदर्दी के बयानात आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस घर के चिराग बुझ गए वो तो अब दोबारा वो दिए नहीं जल सकते। वो मासूम जाने जो चली गई वो वापस नहीं आ सकते। तो कम से कम ये पहले से करना चाहिए। मॉनसून ऊपर से आ रही है, इधर इस्लामाबाद में भी आज शाम को बारिश होती रही और आंधी चली। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर नहीं रखें और आप अपनी माली मुश्किलात के लिए इतनी सारी जिंदगियों से खेलें। बिल्कुल सही है। अच्छा शराज साहब, मुझे ये बताएं कि जो वालिदैन हैं यकीनन इस वक्त गम से निढाल हैं, लेकिन आपकी बात तो उनसे हुई होगी, क्या वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एक दफ़ा देखें तो सही कि वो जहां अपने बच्चों को तालीम के लिए भेज रहे हैं वो जगह कैसी है? क्या वो बच्चों के लिए महफूज है भी या नहीं महफूज? टीआर की वो छत थी और एक छोटा सा कमरा और उसमें इतने ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे, तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ तो होती है। क्या कहेंगे वो, क्या इस चीज़ को लेकर वो रिग्रेट कर रहे हैं कुछ? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। मैं चूंकि सुबह से वहीं था, तो जब एक बाप ने ये कहा कि मैंने नेट पे ये देखा कि जिसने पेनिसिलिन दरियाफ्त की, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो एक नाई का बच्चा था, तो वो कहते हैं मैंने नेट पे ये देखकर अपने बच्चे को उस एकेडमी में भेजना शुरू कर दिया कि अगर एक नाई का बच्चा, अगर एक देगे पकाने वाले का बच्चा पूरी दुनिया के लिए पेनिसिलिन दरियाफ्त कर सकता है, वो एक्सिस सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बन सकता है, तो मैं भी अपने बच्चे के लिए मेहनत करूंगा। अब जो मेहनत कश है, यहाँ पे पूरी तारीख देख ले,
माओ सेतुंग वो एक किसान का बेटा था, दरख्त पे बैठ के पढ़ता था। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बाप जो है वो नाई था। अब जो लुइस पास्चर है उसका बाप चमड़ा बेचा करता था। तो ये जरूरी नहीं है, जो बच्चे जहां बात हुए वो कल को पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते थे। और बड़ी अच्छी बात की वाघा साहब ने कि जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मुदई बन गया है उसको सामने तफ्तीश करना चाहिए था कि भाई आप पहले क्यों नहीं गए हो वहां पे। और आपको मैं ये इस हफ्ते के ये 2 हफ्तों के 3 मुकदमा ऐसे बताता हूं कि आप खुद भी हैरान हो जाएगी। यहाँ पे पूरा सिस्टम ठीक होने वाला है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल एक बच्ची हानिया अपने माँ बाप के साथ हज करके वापस आती है और जब उस पर फायरिंग करती है सीसीडी, जो मुकदमा दर्ज किया जाता है उसमें 302 की दफा ही नहीं लगाई गई और उसे भी इत्तफाकी हादसा करार दे दिया गया। अच्छा शराज, ये बताएं 20-20 लाख रुपए वज़ीर आला पंजाब ने शहीद बच्चों के लवाहिकीन को देने का ऐलान किया है, इसका क्या प्रोसेस होता है? और वो जो खातून टीचर है वो भी जख्मी है, अगर उसके पास इतना पैसा होता पहले ही तो वो अपने घर को रेनोवेट कर सकती, कंस्ट्रक्शन कर सकती, क्या उसके बारे में भी सोचा गया है? जवेरिया बड़े ही रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है आपके और बहुत अच्छा रिलेट कर रही हैं आप। देखें आज अगर इन 14 बच्चों के लवाकिन को 20-20 लाख रुपया दिया जा रहा है और जो जख्मी हैं उनको 5-5 लाख रुपया दिया जा रहा है, तो यही 2-4 करोड़ का, जिस तरह वहां पे लोगों ने ये मुतफिका तौर पर कहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा सरकारी स्कूल होना चाहिए कि हमारे बच्चे भी वहां पे पढ़ सके और उनको ये खदशा ना हो कि हम क्लास में बैठे हमारे ऊपर छत गिर जाएगी। तो आज अगर इतने करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो ये मिनिस्टर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब भी वो सर्वे करवा लें, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है और अब एक कमेटी बनाई गई है कि आप जितने भी पसमानदा इलाके हैं वहां पर ये चेक करें कि जो सरकारी स्कूल हैं वो किस सतह पे चल रहे हैं। तो आप देखिए साबका दौर में उस्मान मुख्तार ने 40 ऐसे स्कूल बनाए हुए थे जिनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, वहां पे कोई बच्चा ही नहीं था, ना कोई टीचर था। तो अच्छा शराफ, मुझे ये बताएंगे जो कमेटी बनाई है ये कितने दिन के लिए एक्टिव होगी? क्योंकि हम देखते हैं कि हर सानहे के बाद इस तरह की कमेटीज तो बन जाती हैं लेकिन उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता और हम एक और सानहे का इंतजार कर रहे होते हैं। देखिए 32 नोटिस लिए गए हैं और हर नोटिस में ये लिखा हुआ है कि जी बड़ा ही सख्त नोटिस लिया गया है। तो नोटिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर ग्रीन टाउन में 6 कत्ल हुए और आईजी पंजाब के स्पोक्समैन ने जो नोटिस लिया, कत्ल करने वाला कातिल खुद थाने पेश हो गया और उन्होंने जो मीडिया को खबर भिजवाई उसमें लिखा हुआ था कि जी 2 टीमें बना दी गई हैं और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है, जबकि कातिल थाने पेश हो गया था। जब हमने दोबारा पूछा तो उन्होंने अपनी वो पहले वाली जो नोटिस था उसको तब्दील किया। यहाँ पे जो नोटिस भिजवाने वाले होते हैं, जो स्पोक्समैन है, जो पीआरओ हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन बनाया होता है और किसी की सानिया के बाद वो सख्त नोटिस जारी कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। चलें ठीक है शराज आती रही, हम वाक़िया साहब के सामने यही सवाल रखते हैं। वाक़िया साहब, कोई सानिया हम देखते हैं अलमनाक सानिया हो जाता है, कुछ दिन तो बड़े एक्टिव होते हैं, हमारे इदारे भी, कमेटियां बना दी जाती हैं और गवर्नमेंट भी बड़ी एक्टिव होती है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। और वाक़िया साहब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैं शराज साहब के सामने भी रख रही थी कि बीइंग पेरेंट हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ औलाद पैदा कर देना ये काफ़ी है? ठीक है, हर माँ बाप चाहता है कि हम अपनी औलाद को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन उस दरमियान जो जिन तरह से जो मीन्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी औलाद को पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या हमें उस पर नज़र नहीं रखनी? हम कहाँ पे भेज रहे हैं, वो जगह कैसी है, वो लोग कैसे हैं? तो पहले आप ये बताइएगा, फिर हम कमेटीज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि देखना भी चाहिए, चेक भी करना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, वो जगह, वो स्पेस कितनी है, क्या वहाँ पे बच्चे अच्छी तरह ट्यूशन पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक चीज़ की तरफ आप गौर करें, मैं हैरान हूं कि जितनी एफआईआर पुलिस लिखती है ना, सारी की सारी झूठ पे, उसमें 90% झूठ होता है। देखिए, मैं कितना बड़ा क्लेम इन कैमरा कर रहा हूं, आप, मैं साबित कर सकता हूं। आप इस एफआईआर को देखें कि वो इंस्पेक्टर साहब जिस तरह उन्होंने अपना इस्तगासा, इसको कहते हैं, वो दिया, वही झूठ पे मबनी है। वो जी 3 लोग थे, वो छत पे गए जी, वो वहां पे ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, वो गिर गई, खुद बरियो जिम्मा। यानी वो बंदा जो असल जिम्मेदार है, जिसकी ये
ड्यूटी है कि वो अपने पूरे इलाके में कमज़ोर घरों की चेकिंग करे। कारपोरेशन के जो सरबराह हैं वो मेरे साथ आके बैठ के ये बात कर लें कि अगर ये उनकी ड्यूटी नहीं है तो आप मुझे कहें कि फिर तो मैं जर्नलिस्ट ही ना हूं। अगर उनकी ड्यूटी और वो नहीं कर रहे तो वो क्यों नहीं कर रहे? उन पे मुकदमा होना चाहिए। उन पे एफआईआर के असल मुल्जम और हैं, जो मुद्दई हैं वो असल में मुल्जम बन गए, तो फिर इंसाफ तो नहीं ना मिलेगा। ये तरीकाकार ही हमारे यहाँ गलत है। जो जिम्मेदार हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और बेगुनाह लोगों को हमने एफआईआर में और सलाखों के पीछे अब ये जिंदगी भर जेलों में धक्के खाते रहेंगे। हाईलाइटेड केस है, क्या अदालत क्या पूछेगी उनसे कि आपने क्या किया है? जब 4 वकील उनसे जाके पूछें कि इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या ये ऊपर जबरदस्ती मिट्टी फेंकते रहे क्या इनका? देखिए ये एक हादसा था, ये एक इत्तफाकी हादसा था। खुदा का वास्ता है लोगों को झूठी मूठी तसल्लियां देने की बजाय उसका तदारुक करें ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात पेश ना आए। आप झूठी एफआईआर दर्ज करके लोगों को, बेगुनाह लोगों को जब इसमें मुलव्वस करेंगे ना तहकीक होगी, ना रिजल्ट निकलेगा, ना जिम्मेदारान को सजा मिलेगी। मैं अब यकीन से आपको कह रहा हूं कि जो असल लोग हैं वो, उनको दिल से पता है कि काम तो ये हमारा था चेक करना, ये हादसा हुआ क्यों है। वो आराम से मुद्दई बन गए हैं और वो घर का मालिक, वो उनके 2 बेटे। तो साहब अब ये जो 20-20 लाख रुपया देना है, यकीनन ये मुदावा नहीं है, उनके बच्चे गए हैं। देखिए 20 लाख से तो जाहिर है एक बच्चे की जान का ये कीमत तो नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि चलें उनकी कुछ माली इमदाद हो गई, कुछ वो कहते हैं ना जख्मों पे मरहम रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, इससे पहले हमने इस तरह के बहुत सारे इमदादी चेक तकसीम होते लोगों को देखे हैं। हमारे पास ऐसी खबरें भी आई हैं, अल्लाह ना करे यहाँ ऐसा हो, शायद मरियम नवाज के दिए गए चेक्स जो हैं वो फौरी तौर पर कैश हो जाएं। लेकिन काश मुझे एक दिन ये प्रोग्राम भी करने दिया जाए कि इस चेक को कैश कराने के लिए इन लोगों को कहां कहां जलील होना पड़ेगा, कहां कहां रिश्वतें देनी पड़ेंगी, और किस तरह ये सरकारी खजाने से पैसे वापस आएंगे। वजीर आला ने दिया ना 20 लाख, तो 20 लाख कैश लेके आ जाती, उनके घर के आगे रखते, कहते हैं ये लें 20 लाख। जब आप उनको चेक देते हैं ना तो वो तो लंबी लाइन में लग जाती है। आपको लगता है खातून टीचर को भी कुछ मिलना चाहिए? हाँ, देखिए खातून टीचर का आप बयान देखें, वो ईमानदारी से पढ़ा रही थी, 500 रुपया वो फीस ले रही थी। जब मैंने उसका बयान सुना तो यकीन जाने मेरी आंखों से आंसू निकले कि यार वो किस तरह, अच्छा देखिए ना, वो खुद भी तो नीचे थी ना, उसके बच्चे भी थे, कोई ये, इसलिए ये इत्तफाकी हादसा है। कोई अब पहले साबित करें कि ये जानबूझकर हुआ है, तो फिर मैं कहूंगा कि वो मुजरिम है। जानबूझ के किया, कारपोरेशन के लोगों की नाअहली, उनकी नाअहली पे उनको पर्चा दें, और असिस्टेंट कमिश्नर जो है निश्तर टाउन, उनसे पूछा जाए, कारपोरेशन के इंचार्ज से पूछा जाए, आप लोग क्या करते रहे भाई वहां पे? आप कितनी बिल्डिंगों को रोज चेक करते हैं? ना इनके पास रजिस्टर, ना इनके पास डाटा, ना कभी ये विजिट करने गए, ना इनके पास कमजोर इमारतों के बारे में किसी किस्म का कोई कानून जाब्ता इनके पास है ही कुछ ना। अब एक नई कमेटी बनी है, हम उम्मीद करते हैं कि कमेटियां बनती रहती हैं। शौकत राजा साहब, हम ये देखते हैं कि हर सानिये के बाद जो है वो इदारे भी, गवर्नमेंट भी जाग जाती है, कमेटियां भी बनाई जाती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि किसी हादसे का, किसी सानहे का ही इंतज़ार क्यों किया जाता है? अब तहकीकात भी हो रही हैं लेकिन कुछ दिन बाद बिल्कुल खामोशी छा जाएगी। तो मसला है जो मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी का भी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे बढ़कर हुकूमती जिम्मेदारी होती है कि उस इलाके में जो हुकूमती एहलकार हैं, मुतलका भी हैं और सिटी गवर्नमेंट भी, स्पेशली इन दैट केस जो लाहौर की गवर्नमेंट है सिटी की, तब वो कहाँ होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। उनके TOR में लिखा होता है कि आपने सेफ्टी का ख्याल करना है, आपने लोगों को, यानी ये आइसोलेशन में नहीं होंगे कि अचानक बच्चे उठ के चले गए और वो पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब से उस बीबी ने ये स्कूल बनाया होगा या ट्यूशन सेंटर बनाया होगा, किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। अब बड़े बड़े प्लाजों में आग लग जाती है, 70-80 लोग अपनी जान से चले जाते हैं। वही हमारा पुराना सिस्टम है जी, तहकीकात होंगी। बल्दिया फैक्ट्री वाला देखने कराची में हुआ था, या उसके बाद अभी एक प्लाजे में आग लगी थी। लाहौर में ऐसे सानियात हो जाते हैं। जब आप बड़े शहरों को चला रहे होते हैं तो उसके लिए जो खास एक सिस्टम है मेगा सिटीज चलाने का, कम से कम वो तो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, और उसकी बुनियाद जो है, जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें
लेकिन बुनियाद एक सेफ्टी से होनी चाहिए। बात जो बुनियाद उसकी जो हिफाजती इकदाम हैं उनसे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो इस तरह के स्कूलों को, ट्यूशन सेंटर को यहाँ तो कोई नहीं पूछता। मेरा नहीं ख्याल, ना मैंने ये किसी रिपोर्ट में देखा है कि ये कहीं रजिस्टर्ड था, कहीं किसी हुकूमती दफ्तर में जो रेलेवेंट दफ्तर हैं उनके पास इस तरह की कोई इतलात थी कि यहाँ पर ट्यूशन सेंटर चलाया जा रहा है। तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, माशरे की भी, खास तौर पर वो लोग जो इस तरह के सेंटर चलाते हैं। फिर इंतजामिया जो है वो ग्रास रूट लेवल से लेके, तो अगर वो बड़ा शहर है तो जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, सबकी जिम्मेदारी बनती। बिल्कुल सही, ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन का कोई कानून ही नहीं है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, कोई कानून नहीं है ट्यूशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन का, तो कौन करवाएगा? मैं एक बात बड़ी अहम करना, आप अपने घर में 10 ईंटें लगाएं, गैर कानूनी आप कंस्ट्रक्शन करने लगें, आपके पास फौरी तौर पर कारपोरेशन का इंस्पेक्टर अमला पहुंच जाएगा और उसी वक्त वो पैसे लेगा, क्योंकि वहां पे उनको पैसे मिलने होते हैं। और वो कहेंगे जी आप तो गैर कानूनी ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बस उनको पैसे दिए, उन्होंने कंस्ट्रक्शन की और वो घर चले गए। उसका उनको फौरन पता चल जाता है। इन कमजोर इमारतों का उनको नहीं पता कि यहाँ पे ऐसे, यानी ये हाथ से ये साने एकदम से नहीं हो जाते, बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं और कोई एक इसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारा माशरा, हमारा सिस्टम और फिर ये जो इदारे हैं, गवर्नमेंट है, वालिदैन को मैं भी कहूँगी थोड़ी सी उनकी भी जिम्मेदारी है। तो हम सबको मिलकर इसको ठीक करना है ताकि आने वाले दिनों में कोई इस तरह का वाक़या, कोई इस तरह का सानिहा, कोई इस तरह का हादसा रूनुमा ना हो, क्योंकि 14 बच्चे जान से गए हैं, मासूम बच्चे इस दुनिया से गए हैं और माँ बाप इस वक्त गम से निठाले हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इंटरनेशनली क्या चल रहा है, ईरान और अमेरिका के जो तकनीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे। पैनल हमारे साथ ही मौजूद होगा। शराज अंसार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं और दो जो फ़रीक़ैन हैं, अमेरिका और ईरान, उनकी तरफ से तो बयान आ ही रहे हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा स्पॉइलर है इसराइल, ख़ासतौर पे नेतन्याहू की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से भी बयानात का सिलसिला जारी है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए नसीर वागा साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ ही मौजूद हैं और मंसूर जाफ़र साहब, एडिटर अल अरेबिया न्यूज़, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मंसूर जाफ़र साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप की तो बात ना ही करें, क्योंकि हर गुजरते लम्हे उनका जो बयान है और उनकी जो गुफ्तगू है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। जैसे अभी वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ अमन अमल अच्छे तरीके से चल रहा है, ऑयल प्राइसेस भी कम हो रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कुछ लम्हे बाद उनका क्या बयान आ जाए। लेकिन सर, इसराइल की तरफ से भी ये बयान दिया जा रहा है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, नेतन्याहू ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सर बताइएगा, जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं उनकी कामयाबी का इन्हिसार किस पर है? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, खासतौर पे एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिस मुतलब्बन तबीयत की तरफ आपने इशारा किया, वो यकीनन पूरे इस जंग के दौरान और ख़ासतौर पे जो पीस प्रोसेस अभी जारी है उस दौरान हमेशा एक धड़का ही लगा रहेगा कि जाने वो किस वक्त क्या बात कह दें। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो असल ख़तरा है वो इस वक्त इसराइल की तरफ से है, और इसराइल ख़ासतौर पे उनके उस वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि जिन्होंने बड़े फ़ख्रिया क्लेम किया है कि उन्होंने लबनान के अंदर एक बफर जोन कायम कर दिया है। इसी तरीके से उनकी दीगर क़यादत, उनके वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि हम इस वक्त जो है ना तो फ़लस्तीन के अंदर यानी गज़ा के अंदर से अपनी फ़ौजें निकालेंगे और ना ही शाम के अंदर से अपनी फ़ौजें, जहाँ गोलान हाइट्स या दीगर पॉकेट्स उन्होंने बना रखी हैं, और उसके साथ साथ लबनान का तो इंदिया दे दिया है नेतन्याहू ने। अब ऐसी सूरत में उनका अज़्म तो वाज़ेह है कि वो क्या चाहते हैं, और बुनियादी तौर पे ये जो जितना भी ईरान का रेजिस्टेंस का पॉकेट है या उनका जो प्रोजेक्ट है, उसका मरकज़ और महवर जो है वो यही नाइंसाफियाँ हैं खित्ते के अंदर होने वाली, चाहे वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक हो या फिर लबनान के अंदर उनकी जो एक मज़ामती ग्रुप जिसकी सरपरस्ती करते हैं, जिसको अपना एक स्ट्रेटेजिक असासा समझते हैं, हिज़्बुल्लाह, उसके खिलाफ हो, या फिर शाम के अंदर जाहिर है वो एक जख्म खुर्दा मुल्क है, खासतौर पे जिस अंदाज से उनकी वहाँ पे प्रेजेंस को चैलेंज किया गया बशार अल-असद के रजीम को गिराने के बाद, और जहाँ से एक पूरा सप्लाई चेन रूट जो था वो तहवाला होकर रह गया। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इस वक्त आपनाए हुर्मुज़ की जो अहमियत है पूरी दुनिया की मईशत के लिए, तो ईरान के इस प्रोजेक्ट के लिए यही गुज़रगाह शाम के तौर पे इस्तेमाल होती थी। शाम यानी आप कह सकते हैं कि ईरान की आपनाए हुर्मुज़ थी। उस इलाके में पूरी सप्लाई चेन और अपने जिसे वो कहते हैं इनकलाब को एक्सपोर्ट करने का वो प्रोजेक्ट जो था, उसका एक पूरी बंदिश जो है वो हो चुकी है इस मरहले के बाद। ऐसे में यकीनन दोनों फरीक जो हैं
बल्कि तीनों फरीक अगर कहा जाए तो उनकी मैक्सिमम पोजीशन तो आज भी वही है जो पहले दिन मौजूद थी। तो लिहाजा अब इसमें सॉफ्ट कॉर्नर जो है कौन किस वक्त लाएगा और किस अंदाज से उन 5 नुकात पे जिनके इस वक्त टेक्निकल नौयत के मुज़ाकरात कतर में इस वक्त जारी हैं, बिल्कुल सही, उनको किसी न किसी तरीके से कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाएगा या किसी मंतकी अंजाम की तरफ ले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बारे में कोई भी तज्जिया, कोई भी मैं समझता हूँ पेशबंदी जो है वो करना बिल्कुल जिसे कहना चाहिए वो कबल वक्त भी है और इमेच्योर भी लगता है, क्योंकि जिन स्टेक होल्डर्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो तमाम के तमाम अपनी मैक्सिमल पोजीशन पर आज भी कायम है। और उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर या स्पॉइलर इसराइल है, वो तो एक अपना जो लार्जर मिडिल ईस्ट का एजेंडा है, जो ग्रेटर मिडिल ईस्ट का एजेंडा है, उस पर उसी तरीके से बिल्कुल सही। जाफर साहब हमारे साथ ही रहे, ये हम यही सवाल शौकत पराचा साहब के सामने भी रख लेते हैं। पराचा साहब, नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, अभी बहुत काम बाकी है। इसराइली वज़ीर दिफा ये दावा कर रहा है कि ईरान से जंग 2 दिन में दोबारा भड़क सकती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इसराइल जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई शरारत करे और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको सबोताश करने की कोशिश करे। आप क्या समझते हैं कि इसराइल की तरफ से कोई इस तरह की शरारत मज़ीद की जा सकती है? ये हाइड एंड सीक का खेल जारी है, लेकिन एक बात कर दूं कि जितना भी इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा करे, फैसला करना है यूनाइटेड स्टेट्स ने, फैसला करना है अमेरिका ने, फैसला करना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वैंस ने और मार्को रूबियो ने, हेगसेथ ने। अमेरिका की पुष्ट बनाई के बगैर, एक्टिव सपोर्ट के बगैर इसराइल की जुर्रत नहीं है कि वो जंग कर सके। बिल्कुल सही। नेतन्याहू का मसला ये है कि नेतन्याहू की पूरी जो पॉलिटिकल उसकी स्टेक्स हैं वो इतनी हाई हैं कि वो जंग के बगैर उसको सर्वाइवल मुश्किल नजर आ रही है। नंबर 1, इलेक्शन आने वाले हैं इसराइल में। नेतन्याहू की कोशिश होगी कि किसी तरह से स्पॉइल करके सारे पीस प्रोसेस को, और खास तौर पर जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसका पहला आर्टिकल यही है कि हर तरफ जो है वो जंग बंद होनी चाहिए, यानी फुल जंग बंदी हो, जिसमें ईरान की तरफ से है कि नेसेसिटी लेबनान वाला फ्रंट भी खामोश होना चाहिए। नेतन्याहू का दूसरा मसला ये है कि उसके खिलाफ करप्शन केसेस हैं, वो कोर्ट ने बुलाया था, इंडाइटमेंट होनी थी। नेतन्याहू ने कहा कि मैं आई एम इन द स्टेट ऑफ वॉर, तो मैं नहीं आ सकता। जैसे जैसे अमन आएगा, आना शुरू होगा, जो कि आ रहा है, तो नेतन्याहू के गले में फंदा जो है वो और मजबूत होता जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है और फर्क भी बनता है कि जो सारी पावर, जो ममालिक वो चाहे मीडिएशन में है, जैसे पाकिस्तान है, कतर है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, या दूसरे आलमी बरादरी जो इस अमन अमल को सपोर्ट कर रही है, सिवाय इसराइल के कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इस जंग को हवा देने के लिए बात की हो, इस जंग को बढ़ाने के लिए बात की हो। बल्कि ऑयल प्राइसेस बढ़ी तो पूरी दुनिया के लिए अजाब आया। और अब से कुछ वक्त पहले सदर ट्रंप बात कर रहे थे और उन्होंने 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि ईरान के मुज़ाकरात का और अमन का अमल अच्छे तरीके से आगे जा रहा है। इट मीन के नेतन्याहू के जो मजमूम मकासद हैं, उसके जो इल डिजाइन हैं, उनको अमेरिका की अभी सपोर्ट नहीं मिल रही। और दूसरी बात जो सदर ट्रंप ने कही, उन्होंने कहा कि ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं। यानी दुनिया का जो कंसर्न इस जंग के हवाले से सबसे बड़ा था कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और दुनिया में हर चीज महंगी हो रही है और हर इंसान चीख रहा है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो इस जंग के न होने की फेवर में हैं। लेकिन नेतन्याहू अपनी स्पॉइलिंग एफर्ट्स, अपनी शरारतें, अपने जो उसके इल डिजाइन हैं, उनके परसूट के लिए, बिल्कुल ऐसे नेतन्याहू जो है वो अपनी भरपूर एफर्ट्स कर रहा है। लेकिन वाक़ई साहब, नेतन्याहू ने जो ये पैगाम दिया है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, किस तरह से आप इसको देखते हैं और किसकी पुष्ट पनाही पर इतना फुदक रहा है? जिस तरह से पराचा साहब ने भी कहा कि अगर अमेरिका की पुष्ट पनाही उसे हासिल ना हो तो क्या वो ये सब कर सके? वो दे रहा है गीदड़ भभकियाँ। असल में वो तो ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका हकीकत में खुद ईरान से डरा हुआ है। अब ट्रंप चाहता है कि सफारती जो एक सिस्टम है उसको इस्तेमाल करके हम ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें और इस जंग को हम ख़त्म करें। लेकिन नेतन्याहू की किताब में अब ये बात आ रही है कि जो मैं चाहता था वो तो हो नहीं रहा, जंग तो बंद हो रही है और अमेरिका जो है वो बैकफुट पे चला गया है।
ये चीज़ें असल में नेतन्याहू से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो भड़काने की कोशिश कर रहा है बार बार ट्रंप को, जिसकी वजह से ट्रंप का तो एक पुराना प्रॉब्लम है कि जो जिसने बात की वो फौरी तौर पर यू टर्न ले लेता है, और उसका आज पता ही नहीं है जो आज उसने कहा है कल उसने उससे मुकर जाना है। ये जो मुकर जाना और फिर जाने वाली बात है ना, ये तो ट्रंप पे फिर खत्म है ना। इससे लेकिन अब दुनिया जान गई है कि मजीद जंग का अमेरिका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका को खुद भी पता है, अमेरिका के अंदर उनका पेंटागन, उनके सारे जितने लोग हैं, अमेरिकी अवाम भी बिल्कुल हरगिज ये नहीं चाहते कि किसी किस्म की दोबारा जंग हो और दोबारा दुनिया भर में ये फसाद हो। अब नाए हरमज का मसला हल हो गया। अब आप देखिए कि जो वो एटमी और उनका सिस्टम और मिसाइल पर बातें करते थे, तो खुद तो ट्रंप कहता है कि जी हमें बड़ा, आप जरा ट्रंप के पिछले चंद दिनों के बयानात देखें कि हमारे मुज़ाकरात ईरान से बहुत अच्छे जा रहे हैं और हमें ईरान ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। यही अल्फाज हैं ना ट्रंप साहब के। कभी कहता है ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है मुज़ाकरात की, कभी अब किस मुंह से जंग करेगा? ट्रंप तो खुद दुनिया को कह चुका है कि ईरान का रिस्पांस हमारे लिए बहुत अच्छा है, और नेतन्याहू कुछ और वहाँ बातें कर रहा है, और ट्रंप जो है वो अमन की बातें अब करनी शुरू हो गया है। असल में जो नुकसान और जो धचका अमेरिका को लगा है ना, अभी वो नेतन्याहू को नहीं लगा। और जब अमेरिका ने नुकसान उठा लिया है, उसने ईरान की असल कुव्वत और ताकत और उनका जज्बा देखा है ना, तो ईरान हो गया, अब अमेरिका हो गया ठंडा। अब नेतन्याहू ने वो सारा कुछ अभी अपनी आंखों से देखा भी नहीं है और जिला भी। अमेरिका ठंडा हो गया और ईरान को ये पता चल गया कि उसके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है। ईरान ने जो दो टोक मौकिफ दिया है आबनाए हुर्मुज़ को लेकर, कहा है कि हमारी ताकत है, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। ईरान का जो मौकिफ है, इस पर अपने पैनल की राय ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ ही पैनल मौजूद होगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान के मौक़िफ़ की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। ईरान ने मिसाइल और यूरेनियम के हवाले से कहा है कि इन पर हम कभी समझौता नहीं करेंगे, और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी उन्होंने जो दो टोक मौक़िफ़ रखा है, वो कह रहा है कि अमेरिका ये तासुर देने की कोशिश ना करे कि ईरान ने इस आबिर गुज़रगाह को अस्करी बना दिया है, हम किसी भी कीमत पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। मंसूर जाफ़र साहब, ये जो पॉइंट्स हैं, एक तो 5 पॉइंट्स जिन पर बातचीत चल रही है, और दूसरा अभी भी टॉप नॉच जो है वो आबनाए हुर्मुज़ को लेकर ही है। ईरान ये भी कह रहा है कि 60 दिन के लिए सिर्फ हमने आज़ी इस्तिस्ना दिया है फीस से। आपको लगता है कि अगर इस मामले पर मामलात कुछ बिगड़ते हैं तो कशीदगी में इजाफा होगा और जो मुज़ाकरात हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं? जी यकीनन इस वक्त ये एक ऐसा नुक्ता है कि जिसके हवाले से हमेशा खदशा रहता है जैसे जैसे मुज़ाकरात आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मैक्सिमम पोजीशन आज भी बरकरार है। ईरान इससे एक दिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से अमेरिका इसे पुरानी यानी जो स्टेटस को जंग से पहले वाला बहाल करने का बहुत ज़्यादा जोर देता है, लेकिन क्योंकि ईरान को अब इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया है और वो चाहता है कि इस पर अपना इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो आने वाले दिनों में बरकरार रखे। यही वजह है कि उन्होंने ओमान के साथ इस वक्त निगोशिएशन इस मरहले पर जारी रखी है और इस बात पर उन्हें कायल करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोनों मुल्क मिलकर एक ऐसा इंतजामी मैकेनिज्म इसके लिए इवॉल्व करें कि जहां पर कुछ जिसे कहना चाहिए फैसिलिटेशन जो दी जाती हैं टग पोर्ट्स की शक्ल में या कुछ और टेक्निकल फैसिलिटीज, उसकी मद में कुछ नॉमिनल फीस जो है वो चार्ज की जा सके, लेकिन उसका भी तयन जो है दोनों मुल्क बाहमी रजामंदी से करें। क्योंकि आपके इल्म में है कि रिसेंटली दोनों मुल्कों के दरमियान एक तफरका डालने की भी कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से, खासतौर पर जब इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी को जो है उसकी कॉल पर जो है ओमान ने अपने इलाके से जो आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता है वो खोला ताकि जो बल्क है क्लियर हो जाए। तो आपने देखा कि उस पर ईरान ने जो है रद्दअमल जाहिर किया, वहां से गुजरने वाले सिंगापुरियन जहाज को निशाना बनाया गया, अगरचे कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन बहरहाल एक मैसेज कन्वे हो गया। और उसके बाद जो उनका न्यूक्स का बारा है, न्यूक्स तो जाहिर है उनका एक ऐसा इशू है कि जिस पर वो माजी में भी एक नुक्ता नजर रखते थे और अब भी वो उस पर कायम और दायम है। जो चीज़ उनके मिसाइल प्रोग्राम के बारे में है वो यकीनन इस पूरे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसका नुक्ता नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो खुद पेरिस में अपने दौरे के दौरान जो है इस बात का इजहार किया था कि हर मुल्क को जो है ये मिसाइल रखने का हक हासिल है और किसी दर्जे में ईरान को भी कुछ छोटे मोटे मिसाइल रखने की इजाजत दी जा सकती है। तो लिहाजा इस नुक्ते पर तो बात नहीं होगी। इस वक्त जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन जो है, ये जो डिस्कशन का मौजूद 5 नुकात में, वो न्यूक्स ही है
और न्यूक्स में अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब वो डस्ट हासिल करना चाहते हैं तो वो मुमकिन है आने वाले दिनों में कहीं ईरान उनको तमगे के तौर पे पेश कर दे, लेकिन उसके लिए जो तरीकाकार है, जो मॉडस ऑपरेंडाई है, वो इतना ज्यादा टफ है और टाइम टेकिंग है कि वो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस मुद्दत सदारत में अमलन मुमकिन नहीं है अगर ईरान आज राजी भी हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो उसके लिए जो एक्सपर्टाइज, जो एक लिहाज से डिगिंग दरकार है, जो एक्सपर्ट दरकार है, वो बहुत टाइम टेकिंग है और अभी तो बहुत सारे दीगर नुकात जो है उस वक्त उनके वो भी ज़ेरे गौर है और उन पे बातचीत चल रही है। बिल्कुल सही है। पर अच्छा साहब, दोनों फरीकैन अमेरिका और ईरान के आपको संजीदा लग रहे हैं और ये 60 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं? क्या इन 60 दिन के बाद हम एक मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ और मामले के सलूशन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं ईरान और अमेरिका को? कामयाब होना है। मेरी जो बेसिक प्रीमाइज है वो ये है कि अमेरिका जंग नहीं कर सकता अभी, ना अमेरिका जंग चाहता है। अमेरिका बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के निकला है। जो भी बयानात आए इवन अमेरिका की तरफ से भी वो बयानात की हद तक हैं, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया 40 दिन की जंग में अगर ईरान सरेंडर नहीं हुआ, ईरान कोलैप्स नहीं हुआ, ईरान डिस्ट्रॉय खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। इसलिए जो दूसरी बात जो दोहा मुज़ाकरात के हवाले से है, नॉट नेसेसरली कि ये मुज़ाकरात अभी इस्लामाबाद MOU के अंडर हो रहे हैं, क्योंकि उसमें तो आगे बढ़ना था पाकिस्तान की मीडिएशन, कतर की मीडिएशन, लेकिन जिस लेवल पे भी मुज़ाकरात हों वो इनडायरेक्ट हों, क्योंकि इस्लामाबाद में डायरेक्ट मुज़ाकरात हुए अमेरिका और ईरान के, फिर उसमें स्विट्जरलैंड में बर्गिन स्कॉट में डायरेक्ट मुज़ाकरात हुए। दोहा में अभी तक जो आज हुआ वो हमारा फीडबैक ये है कि डायरेक्ट नहीं हुए। अमेरिकी स्टीव विटकॉफ और पाकिर साहब कंक्लूड कीजिएगा, ये जो दोहा मुज़ाकरात चल रहे हैं, तकनीकी मुज़ाकरात, क्या आप समझते हैं कि ये कामयाब होंगे? देखिए, मुज़ाकरात की कामयाबी के अलावा दोनों ममालिक के पास इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं है। ना अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में है कि मुज़ाकरात को नाकाम करके पूरी दुनिया का अमन ख़राब करे, और ना ही ईरान इस चीज़ का अब मुतहम्मिल हो सकता है कि कोई दोबारा इस तरह की जो जंग की सूरत हाल है वो पैदा हो सके। मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं होगा और हमें और पूरी दुनिया को इस बात की उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पर जंग बंदी होगी। इसी में दोनों ममालिक और पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर इस खित्ते की बेहतरी इसी में है। और अगर चंद ममालिक या कोई शर पसंद अनासर इसराइल जैसे ये नहीं चाहते तो मैं यकीन से कहता हूँ कि उनकी तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी। क्यों? अल्टीमेटली जो फैसला है वो अमेरिका और ईरान ने करना है। वो जो लोग टेक्निकल बैठे हुए हैं, जो सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और वो तमाम शराइत जो वो तय कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं, वो यकीनी तौर पर 2 माह के अंदर अंदर इस पोजीशन में आ जाएंगी कि अगर किसी को कोई इतराज़ है भी तो वो इंशाअल्लाह वो मसाइल सारे हल होने जा रहे हैं ताकि ये खित्ता और दुनिया जो है वो अमन की सूरत हाल देख सके। और जिन जिन लोगों के ये ख्याल में बात, देखिए ना, कई लोग बातें कर रहे हैं कि जी ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, जैसे इसराइल बार बार कह रहा है कि जी किसी वक्त भी दोबारा लग रहा है ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों अब मज़ीद जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शुक्रिया नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शौकत पराचा साहब और मंसूर जाफर साहब, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।